हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नेम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स के बीच में और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी ये स्कॉलरशिप ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें आपको 3000 से ज्यादा का स्कॉलरशिप अमाउंट हर महीने क्रेडिट किया जाता है। यस, यू आर हियरिंग मी एब्सोल्युटली राइट। इसमें आपको थ्रू आउट दी कोर्स, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आपके अकाउंट में हर महीने 3000 से ज्यादा स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। और आप किसी भी ईयर में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हर एक बच्चा इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, बिना किसी एग्जाम के। एक चीज और आपको बताती हूँ कि ये स्कॉलरशिप थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है, आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर भी हमने ये स्कॉलरशिप बनाई थी, 98,000 प्लस व्यूज गए थे, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स मिले हमें स्टूडेंट से। तो बल्क में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने लास्ट टाइम वाली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने स्कॉलरशिप के बारे में नहीं सुना है कभी, तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है ये। स्कॉलरशिप का नेम है सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप। मैं आपको ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। हो सकता है आपने कहीं और भी ये वीडियो देखी हो, बट अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने में, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। स्कॉलरशिप पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके लिंक ले लो। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इस पोर्टल पे लैंड करोगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पे आप देखोगे डाउनलोड एप्लीकेशन एंड एनेक्शर्स। ये बेसिकली 4-5 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जो मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो इन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड कर रखा है, क्योंकि कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही अमाउंट भी डिफर करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें ट्यूशन फी के साथ साथ हॉस्टल फी भी इंक्लूडेड है, विच मीन्स कि आपके ट्यूशन फी का अलग अमाउंट आपको मिलेगा और हॉस्टल फी का अलग अमाउंट आपको क्रेडिट किया जाएगा अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो। ठीक है। तो कैटेगरी ए है 11th-12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पर मंथ अमाउंट जो है बॉयज के लिए 500 है और गर्ल्स के लिए 700 है। ठीक है। एलिजिबिलिटी एज पर परसेंटेज भी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग भी है। तो आप वो देख सकते हो कि बॉयज जो है उनके 65% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर पाएंगे। 65% से मतलब ये है कि अगर आप 11th में हो तो आपके 10th में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 12th में हो और अप्लाई कर रहे हो तो आपके 11th में 65% कम से कम होने चाहिए, अगर आप बॉयज हो तो। अगर आप गर्ल हो तो आपके लिए 60% का क्राइटेरिया है। ठीक है। कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अलग है, बॉयज गर्ल्स के लिए। वेस्ट बंगाल वालों के लिए अलग है। तो अगर आप कर्नाटका वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप वो देख लो। अगर किसी और स्टेट से करते हो तो कॉमन क्राइटेरिया है 65% और 60% का। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। आज कैटेगरी बी है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट आईटीआई को 500 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट, प्राइवेट आईटीआई को 700 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स है दोनों के लिए 50%, बॉयज के लिए 55% है और गर्ल्स के लिए 45% है। ठीक है। बात करते हैं कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट्स की। तो ये है ग्रेजुएशन कोर्सेज वाले बच्चों के लिए, जो बीबीए, बीसीए, बीकॉम या फिर बीबीएम, इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, जैसे कि एनवायरमेंट साइंटिस्ट, एनवायरमेंट इंजीनियर या फिर एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस या सोशल वर्क में कर रहे हो, तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आप ध्यान से सुनना, बाइफर्केशन बता रही हूँ आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी के गर्ल हो तो आपको 1400 का स्कॉलरशिप अमाउंट पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के बॉयज में हो तो आपको 1100 का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है। जनरल कैटेगरी के बॉयज के लिए 60% मार्क्स होने जरूरी है, गर्ल्स के लिए 55% मार्क्स होने जरूरी है। विच मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तो आपका 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए या 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो सेम गोज विथ फर्स्ट ईयर के मार्क्स। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे फिजिकली चैलेंज या फिर हैंडीकैप स्टूडेंट्स की। तो उनको मिलेगा 1500 का स्कॉलरशिप अमाउंट। एंड अगर आप विडो या फिर अनमैरिड वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन के स्टूडेंट हो, के बच्चे हो, तो आपको 1500 का स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा हर मंथ। ठीक है। कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स और वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज अपना मार्क्स अपने अकॉर्डिंग देख लेना।
ठीक है, अब हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, आप यहाँ पे अपनी लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स में इनरोल्ड हो, एमए, एमफिल, एमकॉम या फिर जो भी यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई जरूर करना। सेम जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है कैटेगरी, वैसे ही नीचे भी डिवाइडेड है। जनरल कैटेगरी के लिए इतना अमाउंट है, फिजिकली चैलेंज एंड हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए ये है, विडो, अनमैरिड या फिर वर्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन के अगर आप बच्चे हो तो उसके लिए ये है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पूरा बाइफर्गेशन यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। मैं एक एक चीज आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली रिटन है, वीडियो को लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है ना। अब हम आते हैं कैटेगरी डी पे, ये है डिप्लोमा कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स की। तो नंबर 1 पॉइंट है, आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 है, अगर आप एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड्स में डिप्लोमा कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है, अगर आप नर्सिंग, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ है, अगर आप कोई मेडिकल लेबोरेटरी, एक्सरे टेक्नोलॉजी या फिर किसी और रिलेटेड चीजों में डिप्लोमा कर रहे हो तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बोला था ना कि इसमें हर एक बच्चा एलिजिबल होगा। आप कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज के लिए दिया हुआ है, गर्ल्स के लिए 1200 पर मंथ का स्कॉलरशिप अमाउंट है और बॉयज के लिए 1000 रुपीज पर मंथ तक का स्कॉलरशिप अमाउंट है। बॉयज के 60% मार्क्स होने चाहिए और गर्ल्स के 55% मार्क्स होने चाहिए। ये थी कैटेगरी डी। अब हम आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पे, दैट इज कैटेगरी ई। ये है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रीम मैटर नहीं करता, आप किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर रहे हो आप इसमें एलिजिबल होगे, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर। तो इन्होंने वो भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अगर आप आर्किटेक्चर में भी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो, लाइक न्यूरोपैथी, एमबीबीएस, डेंटल, बी फार्मा एक्सेट्रा, आयुर्वेदा में भी कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीजी कोर्सेज कर रहे हो इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग एमडीएस। अगर आप एमडीएस कर रहे हो तो सिर्फ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, अदरवाइज आप दुनिया का कोई भी कोर्स कर रहे हो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। गर्ल्स बॉयज के लिए है 2300, गर्ल्स के लिए 2300 एंड बॉयज के लिए है 2000 पर मंथ। ये नंबर फर्स्ट वाले कैटेगरी के लिए था। सेकंड वाले के लिए है गर्ल्स के लिए 3000, बॉयज के लिए 2500 एंड पीजी कोर्सेज के लिए है गर्ल्स 3200 एंड बॉयज 2800। ऑल स्टेट्स के लिए इन्होंने बोल रखा है कि बॉयज के 70% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और गर्ल्स के 65% मार्क्स होने चाहिए। तो कैटेगरीज हमारी यहाँ पे एंड होती है। मैंने सारी कैटेगरीज आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हु आर स्टेइंग इन हॉस्टल। मैंने आपको बोला था ना कि आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो उसका आपको अलग से स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। ऊपर जो हमने बात करी है वो ट्यूशन फी की बात करी है, ट्यूशन फी पे आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है उतना अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो एडिशनल होगा, राइट। तो इसको देख लेते हैं। एडिशनल अमाउंट फॉर हॉस्टलर्स, अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा या फिर कोई ग्रेजुएशन या पीजी कोर्स कर रहे हो तो आपको 1200 का स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा पर मंथ। और अगर आप कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको 1800 का स्कॉलरशिप अमाउंट पर मंथ दिया जाएगा। ध्यान रखना ये ट्यूशन फी वाले स्कॉलरशिप से अलग है, आपको एडिशनल अमाउंट दिया जा रहा है इसमें। तो अब हमने एलिजिबिलिटी अच्छे से देख ली है तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस 4-5 पेजेस के डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन किया गया है। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग ही कॉशन से करी हुई है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे एजेंट्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर दो और वो गारंटी ले रहे हैं कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो ऐसा गारंटी वाली चीज कभी नहीं होती स्कॉलरशिप में। चांसेस होते हैं कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है। बट ये जो फेक एजेंट्स हैं वो आपको प्रोमिस करेंगे तो आपको उनके ऊपर रिलाई नहीं करना है। मैं जो आपको प्रोसेस बता रही हूँ इस वीडियो में उसी प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई करना क्योंकि वही ऑथेंटिक प्रोसेस है, किसी और के थ्रू आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं तो नीचे आप देखोगे ये बेसिकली फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना होगा और पेन से फिलअप करके एड्रेस मैं आपको बताऊंगी आगे उस पे पोस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। आप फॉर्म देख सकते हो, बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं यहाँ पे। आपको अपना नेम डालना है, कैपिटल लेटर्स में डालना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल किया करो ना तो कोशिश करो कैपिटल लेटर्स में फिल करने का, ठीक है, वो सही रहता है।
तो यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है कैपिटल लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फादर, गार्डियन नेम, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर देना अपना। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड और विडो अवार्ड, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस लिख सकते हो, अदरवाइज नो। नीचे है ऑक्यूपेशन क्या है आपके पेरेंट और गार्डियन का, उनकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो मेंशन करना होगा। पर ईयर की मेंशन करते हैं तो वो प्रॉपरली मेंशन करना। और नीचे बेसिकली आपके सारे बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं ये, तो बेसिक डिटेल्स आप इजीली फिल कर पाओगे। आपके बारे में ही पूछ रहे हैं, आपके मार्क्स, आपके सेमेस्टर की सेमेस्टर ईयर कौन सा था, कोर्स कौन सा है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, क्या परसेंटेज बने थे, स्कूल का नेम क्या है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप इजीली इनको फिल कर पाओगे, है ना। तो इनको इजीली फिल करके नीचे सिग्नेचर डाल देना अपना। आपके पेरेंट या गार्डियन का भी सिग्नेचर जाएगा, डेट जिस डेट पे आप फिल कर रहे हो फॉर्म, उस डेट को मेंशन कर देना वहां पे। ऐसे करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो एक पेज का है वो फिलअप हो जाएगा। अब आते हैं नीचे। तो नीचे वाले पेज में आप देख रहे हो प्रिंसिपल हेड्स रिपोर्ट या रिकमेंडेशन। ये आपको, आप अगर स्कूल में हो तो प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में हो तो आपका कोई भी हेड होगा, एचओडी होगा। तो जो भी डिपार्टमेंट का हेड है उनसे आपको ये फिलअप कराना होगा। ठीक है, बेसिकली ये एक रिकमेंडेशन है जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा मेरे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और फिर नीचे उनका आपको सिग्नेचर भी करवाना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। ये बहुत केयरफुली सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम इतनी हो सकती है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। तो बेसिकली ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस फॉर्म के साथ साथ अटैच करने होंगे। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है, आपको लगानी होगी अपनी प्रीवियस एग्जामिनेशन की मार्कशीट। ठीक है, अगर आप 12th में हो तो 11th का लगा देना, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में हो तो 12th का लग जाएगा, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का लग जाएगा। समझ गए ना, जो भी आपका लास्ट एग्जामिनेशन था उसकी मार्कशीट। सेकंड है 10th और 12th की मार्कशीट आपको लगानी होगी। थर्ड है फोटोकॉपी लगानी होगी इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो जो भी आपकी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है उसकी आप फोटोकॉपी यहाँ पे लगा सकते हो। फोर्थ है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनुअल फीस एज पर एनेक्शर 8। हम बात करेंगे एनेक्शर्स के बारे में भी, एनेक्शर 8 में आपको बताऊंगी क्या है। तो आपको एनुअल फी का सर्टिफिकेट लगाना होगा जैसा कि 8th एनेक्शर में दिया हुआ है। ठीक है। फिफ्थ है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर मेरिट कोटा। अगर आपका एडमिशन मेरिट कोटा में हुआ है, लाइक अगर आप एमबीए कर रहे हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो और मेरिट या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा आपको। देखो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज कुछ भी इनसे मत छुपाना, जो भी है ऑथेंटिक वे में और प्रॉपर वे में इनको सबमिट कर दो। अगर आपने थोड़ा सा भी हेरा फेरी करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा आपका। 6th पॉइंट है, अगर आप हॉस्टलर हो या फिर आप पीजी में रह रहे हो तो फिर आप कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट करोगे। मेरे पास ये बहुत लास्ट टाइम क्वेरीज आई हैं, इवन अभी तक ये क्वेरी आ रही है कि दी मैं पीजी में रहती हूँ या रहता हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो गाइज इन्होंने ऑलरेडी एनेक्शर्स मेंशन किए हुए हैं, आपको खुद से कुछ नहीं लेना। आप इसी एनेक्शर को फिलअप कराओगे अपने वार्डन से या फिर जो भी आपका होगा, जो भी आपका टेक केयर करता है उनसे आपको फिलअप कराना है, प्रिंट आउट कराओगे, उनसे फिलअप कराओगे और उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, एनेक्शर्स में आपको आगे बताऊंगी। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर आप विडोज या एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन हो तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। एंड लास्ट है डिक्लेरेशन आपको देना है कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी इन्होंने एनेक्शर दिया हुआ है। एनेक्शर इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो आपको फिल करके साइन करके सबमिट करना होता है। एनेक्शर और कुछ नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे मेंशन भी किया है कि आप इस वाली वेबसाइट पे जाके ये सारे एनेक्शर्स डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके फिलअप करके और आप उनको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है इसको ही प्रॉपर वे में आपको सबमिट करना होगा। ये बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है उसको भी देख लेते हैं। नंबर 1 है आपकी फैमिली की इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसमें सब पॉइंट है 1 कि अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं तो 4 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली की एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, और इस केस में आप डॉक्यूमेंट लगाओगे सैलरी सर्टिफिकेट। सेकंड है अगर कोई और काम करते हैं आपके पेरेंट्स, सैलरीड एम्प्लॉयर नहीं है, तो आपको लगाना होगा कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट, जिसमें आप लगा सकते हो सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, बीडीओ, ग्राम प्रधान, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत एटसेट्रा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा। तो सेकंड पॉइंट है अ स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स।
लेट्स सपोज आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो बीकॉम, तो आप अपने ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में सिर्फ एक बार अप्लाई करोगे, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हो। कूल। थर्ड पॉइंट है, द स्टूडेंट शुड नॉट बी गेटिंग एनी अदर स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप। आपको कहीं और से कोई स्कॉलरशिप या कोई और स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि दी मैंने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करा है, मेरे को वो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ? तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपने अप्लाई करा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें भी अप्लाई करो, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिली नहीं है अभी, है ना। बट अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कहीं और से, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। कोई भी स्कॉलरशिप में अगर आपने अप्लाई करा है तो आप इसमें कर सकते हो, बट कहीं से भी आपको कोई भी छोटा सा भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ है कि अगर आपका कोर्स 3 इयर्स या उससे ज्यादा का है तो आप इसमें अप्लाई तो कर सकते हो, बट जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। सिक्स पॉइंट है कि जो स्कॉलरशिप है वो 1 ईयर से कम का अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, 1 साल का है, आप एलिजिबल हो। बट अगर आप कुछ 6 महीने का या फिर कुछ वीक्स के कोर्सेज होते हैं, उनमें से कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेवन पॉइंट है कि अगर आप 30 ईयर की एज क्रॉस करते हो तो ये स्कॉलरशिप आपकी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। एंड लास्ट वन इज कि इन्होंने अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। इसी एड्रेस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, विच मीन्स कि पोस्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक नोट दिया हुआ है इन्होंने, वो नोट जरूर से देख लो। नोट ये बोल रहा है कि इनकी वेबसाइट से जब आप फॉर्म डाउनलोड करके, प्रिंट करा के, फिल करके और सबमिट करोगे, तो वो एक ऑथेंटिक तरीका होगा, सही प्रोसेस होगा सबमिट करने का। बट अगर आप कॉपी करके कोई प्रिंट कराते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी डिटेल्स में क्लैरिटी मिल गई हो। अब हम एक एक करके बात करेंगे एनेक्शर्स के बारे में। तो पहला एनेक्शर हमारा जो है एनेक्शर 8, जिसकी बात हमने ऊपर भी करी थी। ये बेसिकली इसमें आपके जो भी प्रिंसिपल या फिर एचओडी या जो भी अथॉरिटी है कॉलेज या स्कूल के, वो सर्टिफाई करेंगे कि ये बच्चा मेरे ही कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ये वाला कोर्स कर रहा है, इसकी एनुअल फी इतनी है और इसको कहीं और से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है। ये फिलअप करके वो अपना साइन कर देंगे, प्लेस डेट मेंशन कर देंगे। तो ये था हमारा पहला एनेक्शर। ठीक है। एनेक्शर 11 की बात करते हैं अब हम। इसमें आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि आप किसी और जगह से स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहे हो। ठीक है, ये आप पढ़ लोगे और उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दोगे। अपने प्रिंसिपल का जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ डालोगे, डेट डाल दोगे। ऐसे करके हमारा सेकेंड वाला एनेक्शर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड एनेक्शर है एनेक्शर 7। ये है सर्टिफिकेट ऑन स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। तो हमने जो ऊपर बात करी थी, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से या फिर मेरिट कोटा से एडमिशन लिया है आपने, तो उसके लिए है ये। आप यहाँ पे फिल करोगे और अपने कॉलेज प्रोफेसर या फिर जो भी अथॉरिटी है उनका सिग्नेचर करवाओगे। नेक्स्ट है एनेक्शर 4। ये है सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय वार्डन सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्टल। मैंने आपको बोला था ना ऊपर कि इन्होंने एनेक्शर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये फिल कराना है। आपका जो भी, अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आपकी कोई वार्डन है, तो आप उनसे ये फिल कराओगे कि हाँ ये बच्चा इस क्लास में है और मेरे हॉस्टल में रहता है करके। जो आपका वार्डन होगा या सुपरिटेंडेंट होगा वो अपना सिग्नेचर, नेम, एड्रेस वगैरह फिल कर देगा और आप उसको सबमिट कर देना। ठीक है। एनेक्शर 9 की बात करते हैं। ये है अगर आप किसी पीजी में या फिर प्राइवेट अकोमोडेशन लेके रह रहे हो, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एनेक्शर है। इसको भी आप अपने वार्डन या फिर जो भी आपका टेक केयर करता है उससे फिलअप कराओगे, उनका सिग्नेचर वगैरह करा के, एंड दिस इज डन। एनेक्शर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सॉर्टेड सा फॉर्म था, आपको फिल करना है और जो भी एनेक्शर्स हैं उनको भी फिलअप करवा के और आप प्रॉपरली अटैच करके इनको पोस्ट करवा दोगे। तो गाइज ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने इस वीडियो में ए टू जी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो। अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं किया था, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और फाइनल ईयर में अगर नहीं हो, तो प्लीज इसमें अप्लाई जरूर करो। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजो यार, उन्हें नहीं पता स्कॉलरशिप के बारे में। जो बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो, उसका रीजन ही यही है शायद कि उन्हें डाउट है स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। बट आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। और अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करोगे, रिस्क नहीं लोगे, थोड़े से एफर्ट्स नहीं डालोगे, रिस्क तो खैर कोई है ही नहीं, एफर्ट्स डालने हैं आपको, थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर कैसे आपको अमाउंट मिलेगा?
समझ रहे हो आप? बहुत स्कॉलरशिप्स आती हैं, ये सिंगल स्कॉलरशिप नहीं है, बट ये स्कॉलरशिप बहुत स्टूडेंट्स को मिलती है और थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर करो और हर एक बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।